हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम गणित के एक चैप्टर है नाव और धारा, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो जिन भी बच्चों को इस चैप्टर में समस्या होती है, यदि मैं उन बच्चों की समस्याओं का समाधान कर पाया तो मैं समझूंगा कि मैं भाग्यशाली हूँ। तो ये जो नाव और धारा, ये जो चैप्टर है, ये हमारे गति और समय चैप्टर का ही एक विशेष रूप है। इसमें कुछ ऐसी कोई खास नहीं है। इस चैप्टर में खासकर दो आपेक्षिक गतियों आपेक्षिक गति आपेक्षिक गति मतलब जब दो चीजें एक साथ गतिशील होती हैं। जैसे यहां पर एक कार है और यहां पर एक आदमी है, ये इधर जा रहा है और ये भी इधर जा रहा है। तो जब दो चीजों के बीच में जो अपेक्षिक गति होती है, उनका जो परिणाम होता है, उन्हीं से रिलेटेड ये चैप्टर है। इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। तो इसको बस थोड़ा सा आप देखते रहिए, लेक्चर खत्म होते होते आप समझ जाइएगा। देखिए, यदि ये कार इधर जा रही है और ये आदमी भी इधर जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये आदमी यदि खड़ा रहता उससे जल्दी मिलेंगे, या फिर ये कार यदि इधर जा रहा होता और आदमी यदि इधर जा रहा होता, तब तो मिलते ही नहीं कभी। यदि ये कार इधर जा रहा होता और आदमी यदि इधर जा रहा होता, तो सोचिए, यदि आदमी खड़ा रहता तो एक समय पे वो पहुंचता, और यदि आदमी उधर जा रहा होता तो जब कार यहाँ पहुंचेगा तब तक आदमी कुछ दूरी चल रहा होगा। तो उससे क्या होगा कि इन दोनों को मिलने में ज्यादा समय लगेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो कार की जो चाल है और जो आदमी की चाल है, वो उससे एक मतलब जो उसका जो परिणामी चाल हो जा रहा है वो कम हो जा रहा है, क्योंकि आदमी भी उधर चल रहा है। और यदि यही देखिएगा तो ये भी इधर जा रहा है और ये भी इधर आ रहा है। इससे क्या हो रहा है, इनका जो है इनका चाल जुड़ जा रहा है। तो इसको चाल और धारा में मतलब कैसे समझा जाए? तो नाव और धारा में इसको समझने के लिए एक सबसे बेहतर उपाय आजकल के जमाना में आप यदि समझ पाएंगे तो वह है, देखिए, नदी और धारा में बच्चों को समझने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। शुरुआत में हम भी समझ नहीं पाते थे। तो नदी में बेसिकली होता क्या है, ये एक नदी होता है। नदी में धारा अपनी कोई एक चाल होती है जिसपे वो चल रही होती है। पर जब ये यदि एक नदी है, यदि आप जाके उसमें एक कागज फेंक दीजिएगा तो कागज इसी नदी की चाल जो होगी उसी पर वो आगे चल रही होगी। मगर यदि यहाँ पर एक ऐसी नाव जो खुद की अपनी एक गति होगी, उसके साथ यदि उसको छोड़ दीजिएगा तो इस कागज से अधिक गति से वो आगे बढ़ेगी। ऐसा क्यों? इसको समझिए। ऐसे आप में से बहुत कोई यदि शहरों में कभी गए हैं, कोई मॉल में, तो देखे होंगे आजकल चलती हुई सीढ़ियां होती है जिसे एस्केलेटर कहते हैं। ये चलती सीढ़ियां, ये जो चलती सीढ़ियां जो होती है, इसका जो उतरता हुआ भाग को आप समझिए ये कि नदी है। ये जो एस्केलेटर है, ये जो इधर डाउनवर्ड है, इसको समझिए कि एक नदी है, नदी में पानी बह रहा है, जैसे वो एस्केलेटर नीचे जा रहा है। तो आप देखिएगा, यदि आप इसके दिशा में, यदि आप डाउनवर्ड मोशन में जाइएगा और यदि आप यहाँ पर खड़े रहिएगा तो आप उस कागज की तरह आप एक स्थिर गति से उतरिएगा जो इसी एस्केलेटर का चाल होगा। तो उसमें केवल चाल, परिणामी चाल बराबर एस्केलेटर का ही चाल होगा। लेकिन यही आप देखिएगा, कोई ओवर स्मार्ट बंदा या बंदी, कोई भी अपना कुछ होशियारी दिखाने का रहता है, कभी कोई जल्दबाजी में रहता है, तो देखिएगा इसमें भी वो चल के नीचे उतरता है। जो वो यहाँ पर एक आदमी साथ साथ चढ़े, यहाँ राम और यहाँ सीता, दोनों साथ साथ चले, लेकिन राम को कुछ जल्दबाजी थी, उसकी वजह से सुंदर सीता को छोड़ के भी वो आगे निकल जाता है। तो सीता यहीं रह जाती है, उससे पीछे छूट जाती है, और राम उससे पहले उतर कर आगे चला जाता है। तो यहां आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से हमारा नदी में और जो नाव
नदी में नाव किस तरह से काम कर रहा होता है। यदि आप इस स्केलेटन की चलती हुई परिस्थिति को यदि आप एक बार अपने मन में बैठा लें तो आप चाल और धारा वाले क्या कहेंगे चैप्टर में आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये तो हो गया आपका नदी का डाउनवर्ड मोशन में। तो इसमें क्या होगा, जब आदमी चल रहा होगा तो दोनों का चाल, आदमी का चाल प्लस एस्केलेटर का चाल जुड़ जाएगा। और यही चीज जब आप यदि अपवर्ड में जाइएगा, यही जब उठ रहा होगा, यही सामने ही एक होता है जो चढ़ रहा होता है। तो जब आप देखिएगा इसमें कोई जल्दबाजी वाला आदमी चलते हुआ, एस्केलेटर चल रहा है फिर भी वो चढ़ रहा है, तो उसमें क्या होता है कि वो एस्केलेटर से थोड़ा जल्दी पहुंच जाता है। और वहीं यदि जो भी इंसान होता है, आप आप इसको माफ कीजिएगा, इसको चढ़ते हुए में नहीं, आप क्योंकि एक नदी कभी ऊपर चढ़ नहीं सकती है, नदी हमेशा नीचे ही जाएगी। तो आप इसी में जो एस्केलेटर नीचे जा रही है उसमें भी देखिएगा, जो आदमी जो कभी कभी मतलब पहली बार शहर में गया, पहली बार मॉल में गया है, वो कभी एस्केलेटर देखा नहीं है, तो उसे पता नहीं कि इधर चढ़ने वाला भी है। कोई आदमी कोशिश करता है कि ये जो उतर रहा है, उतरता हुआ एस्केलेटर से ही वो उठने की कोशिश कर रहा होता है, वो चढ़ने की कोशिश करता है, बार बार चढ़ता है, फिर नीचे रहता है, बार बार चढ़ता है, लेकिन वो कभी न कभी उठ पाता है जब वो एस्केलेटर की चाल से ज्यादा चाल से चलता है। तो आप देखिएगा कि वो उसमें कितना उसको मेहनत करना पड़ रहा है। उसका चाल वही है, लेकिन वो उठ पाने में उसे बहुत समय लग रहा है जितना उसे नहीं लगना चाहिए। तो यदि आप इस एस्केलेटर को, यदि आप जो नीचे उतरता जो एस्केलेटर है, यदि इसको आप नदी मान लें और आप माने कि जब हम उतर रहे हैं तब यदि हम चल रहे हैं तो हम चलती हुई नाव है, तो देखिएगा हम एस्केलेटर से जल्दी पहुंच जाएंगे, इससे हमारा चाल जुड़ जाएगा। और वहीं जब उतरता हुआ एस्केलेटर से हम ऊपर जाने की कोशिश करेंगे तो हम उतनी जल्दी पहुंच नहीं पाएंगे जितना जल्दी रुका हुआ एस्केलेटर पे हम चल सकते हैं। तो उससे क्या होगा, हमारी जो चाल है वो कम हो जाएगी, क्योंकि ये नीचे जा रही है और हम ऊपर जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा परिणामी चाल कम हो रहा है। तो यदि आप ये एस्केलेटर वाला, उतरती एस्केलेटर वाला कॉन्सेप्ट को यदि आप समझ लिए तो आप नाव और धारा चैप्टर को समझने में आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आई होगी। तो इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको देख लेते हैं। मान लीजिए एस्केलेटर है जो नीचे उतर रहा है, तो नदी की चाल मतलब धारा की चाल मान लीजिए x किलोमीटर प्रति घंटा है, और यह है धारा की चाल और यह है नाव की चाल। यह y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आप इसमें देख पाइएगा, इसके द्वारा आप यहां से कुछ रिजल्ट्स आएंगे। देखिए, तो यदि यहां पर आइएगा डाउनवर्ड मोशन में, तो क्या होता है ना, अनुप्रवाह में नाव की चाल ये है स्थिर जल में, तो अनुप्रवाह में नाव की चाल। तो आप देखिए, जब आप एस्केलेटर की दिशा में जा रहे होंगे, यानी कि नदी की दिशा में जा रहे होंगे, तो आपकी चाल और एस्केलेटर की चाल दोनों जुड़ जाएगी, और ये हो जाएगी परिणामी चाल x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा। यहां आप कुछ भी ले सकते हैं, x ले सकते हैं, y ले सकते हैं। मुझे x और y मैंने लिया क्योंकि x y हमारे मन में जब से गणित पढ़ रहे हैं x y से ही मानना शुरू कर रहे हैं, x y मानने से मेरा माइंड थोड़ा जल्दी काम करता है, इसलिए मैं x y लेता हूं। आप चाहे तो u b भी ले सकते हैं, a b भी ले सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। और ऊर्ध्व प्रवाह, ये डाउन स्ट्रीम
देखिए, जब एस्केलेटर नीचे उतर रहा है, एस्केलेटर नीचे उतर रहा है, आप ऊपर जा रहे होंगे, तो क्या आप उसी चाल में ऊपर पहुंचिएगा जिस चाल से आप चल रहे हैं? बिल्कुल नहीं। तो आपकी जो परिणामी चाल होगी x माइनस वाई, यदि इसमें आपकी चाल एस्केलेटर से कम होगी तो आप नीचे उतर जाइएगा। तो इससे ऊपर चढ़ने के लिए आपको, यदि आपको इसमें ऊपर जाना है तो आपको एस्केलेटर की चाल से अधिक चाल में चलनी होगी। तो इसी प्रकार यदि नदी में भी आपको यदि ऊपर जाना होगा तो आपको नदी की चाल से ऊपर आगे बढ़ना पड़ेगा। ये तो हुई इतने बात। इसमें से कुछ और चीजें हैं जो आपको फ्रीक्वेंटली यूज होंगे। जैसे दे दिया जाएगा आपको धारा की चाल, बोलेगी धारा की चाल। यहां से आपको ये जो है इस चीज को आपको जल्दी याद करना पड़ेगा कि यदि आपको दिया हुआ है कि धारा की चाल, ये तो आपको पता चल गया कि मान लिया धारा की चाल x है, नाव की चाल y है, तो अनुप्रवाह में नाव की चाल x प्लस वाई जुड़ जाएगी और ऊर्ध्व प्रवाह में नाव की चाल x माइनस वाई घट जाएगी। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां प्रश्न दिया रहेगा कि अनुप्रवाह में नाव की चाल दिया रहेगा। मान लीजिए दिया है 18 किलोमीटर प्रति घंटा और ऊर्ध्व प्रवाह में नाव की चाल दिया रहेगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां पर आपको साफ होना है कि आपको यहां से नाव की चाल और जो नाव की स्थिर जल में नाव की चाल और जो धारा की चाल होगी, देखिए जनरली हमेशा यदि ऐसे रहेगा ना, तो यदि देखिए यदि ऊर्ध्व प्रवाह में नाव की चाल पॉजिटिव है, इसका सीधा सा मतलब है कि नदी की चाल से ज्यादा है नाव की चाल, वरना ये नेगेटिव हो जाता है। यदि नदी का चाल से कम रहता, यदि धारा की चाल से यदि कम रहता, तो देखिए ये छोटा और बड़ा, तो यहाँ क्या हो जाता है, नेगेटिव आ जाता है। तो जब यदि दोनों पॉजिटिव हैं तो इसका सीधा सा मतलब आप समझिएगा 100% आज तक कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है जिसमें ऊर्ध्व प्रवाह मतलब कि ऊर्ध्व प्रवाह मतलब नाव की चाल धारा की चाल से कम हुई हो, तो ऐसा कभी होता नहीं है। तो नाव की चाल हमेशा नदी की चाल से ज्यादा आती है, दिया जाता है। यदि वैसे नहीं होगा तो नाव ऊपर चढ़ ही नहीं पाएगा। तो इसमें आपको एक चीज निकालना है कि, तो देखिए यहां एक चीज समझ लीजिए, यदि नाव की चाल धारा की चाल से कम होगी तो वो कभी अपवर्ड में जा ही नहीं सकती है। तो अपवर्ड में जाएगी नहीं तो ये कभी पॉजिटिव हो ही नहीं सकता है। तो यदि ये दोनों पॉजिटिव है और 100% टाइम आपको यही चीज आने वाला है, तो आपको यहां से एक चीज अनुप्रवाह में निकालना है। देखिए अनुप्रवाह और ऊर्ध्व प्रवाह आप खुद जानिए। आप नदी की धारा की दिशा में जाइएगा तो आपका क्या होगा, वो चीज जुड़ जाएगा यानी कि वो अधिक होगा। और यदि ऊर्ध्व प्रवाह में जाइएगा आप अपवर्ड, उसके विपरीत जाने की कोशिश कीजिएगा तो हमेशा मतलब वो कम ही होगा, क्योंकि आप उसके विरोध में जा रहे हैं। तो यहां से आप में कभी कंफ्यूज नहीं होना है, आप सीधा इसको जोड़ दीजिए। तो यहां नाव की चाल, देखो नाव की चाल हमेशा नाव की चाल अधिक ही होगी। तो अधिक करने के लिए हम क्या, देखिए यदि दो चीजें हैं, यहां से अधिक हमें प्राप्त करना है। अधिक प्राप्त कैसे होगा, जब जोड़ेंगे तो इसको सीधा आप 8 प्लस 6 कर दीजिए बटे 2 कर दीजिए। तो 8 से 14 24 हो गया, 24 बटे 2 यानी कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ कभी कंफ्यूज नहीं होना है कि प्लस करें माइनस करें क्या करें। देखिए नाव की चाल हमेशा ज्यादा होगी तभी वो नदी में अपवर्ड जाएगा। तो यदि नाव की चाल, ये चीज आप गांठ बांध लीजिए कि नाव की चाल हमेशा ज्यादा होगी। तो यदि नाव की चाल यदि निकालना है तो हमेशा आप जोड़िए, क्योंकि आपको ज्यादा कैसे मिलेगा, आप जोड़िएगा तो ज्यादा मिलेगा कि घटाइएगा तो ज्यादा मिलेगा। और यही धारा की चाल, क्योंकि धारा की चाल हमेशा नाव की चाल से कम होगा। धारा की चाल चूंकि हमेशा नाव की चाल से कम होगा
तो इसको घटा दीजिए तो यहाँ 12/2 यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। तो यहाँ पर यह कंफ्यूजन नहीं होना है, यहाँ कभी कंफ्यूज होना ही नहीं। नाव की चाल धारा की चाल से हमेशा ज्यादा होगी, क्योंकि धारा की चाल से ज्यादा नहीं होगी तो धारा में अपवाद हो कभी जा ही नहीं सकती है। और यदि धारा की चाल से ज्यादा होगी तो नाव की चाल जब भी निकालना हो तो इसमें जो है अनुप्रवाह में चाल और ऊर्ध्व प्रवाह में चाल दोनों को जोड़ के 2 से विभाजित कर देंगे तो ये हमें नाव की चाल मिल जाएगी। ये कैसे मिलेगी वो भी हम बताते हैं। अब धारा की चाल की बात हुई, देखिए धारा की चाल हमेशा नाव की चाल से कम होगी। एक ही चीज करना है, या तो जोड़ना है या घटाना है। तो धारा की चाल कम होगी तो घटाएंगे और नाव की चाल ज्यादा होगी तो जोड़ देंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि हम ऐसा जोड़ क्यों रहे हैं, मतलब और घटा क्यों रहे हैं। अब देखिए हम बताते हैं। देखिए अनुप्रवाह में चाल क्या होती है, अनुप्रवाह में चाल क्या होती है। देखिए ये धारा की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा और नाव की चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा। तो यदि धारा की दिशा में नाव की चाल यदि करेंगे तो देखिए अनुप्रवाह में नाव की चाल क्या है, x प्लस वाई है। x यहाँ क्या है, धारा की चाल है। y क्या है, x है नाव की चाल और y क्या है, धारा की चाल। और इसी प्रकार x हाँ यहाँ भी यह ऊर्ध्व प्रवाह में होगी। अब देखिए यदि हम इसको जोड़ देंगे, अनुप्रवाह और ऊर्ध्व प्रवाह को जोड़ दीजिए। हम एक बार जोड़ते हैं, अनुप्रवाह जोड़ ऊर्ध्व प्रवाह, इसको जोड़िए। तो इसको जोड़ने से क्या हुआ, x प्लस वाई जोड़ x माइनस वाई। तो इसको यदि आप जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा ये y और y कट जाएगा और यहाँ 2x मिलेगा। तो यदि इसको हम 2 से भाग दे देते हैं तो हमें x की प्राप्त होगी, x की प्राप्ति होगी, यानी कि x क्या है, यही धारा की चाल है, धारा नहीं नाव की चाल है, ये नाव की चाल हुई। यही देखिए तो इसी प्रकार यहाँ 18 और 6 को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ हमें मिल जाएगा नाव की चाल। इसी प्रकार अनुप्रवाह माइनस ऊर्ध्व प्रवाह यदि करेंगे x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई, देखिए क्या होता है, x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वाई। तो इसमें x और x कट गया तो यहाँ 2y बचेगा। तो यदि इसको 2 से भाग देते दोनों तरफ, इधर भी 2 से भाग देते और इधर भी 2 से भाग देते, इसमें भी इधर से भाग देते हैं तो इसमें क्या आएगा, y आएगा। तो y क्या है ना, धारा की चाल, धारा की चाल। तो देखिए अनुप्रवाह की चाल ऊर्ध्व प्रवाह की चाल जोड़ दो नाव की चाल, और अनुप्रवाह की चाल माइनस ऊर्ध्व प्रवाह की चाल धारा की चाल। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं। यहाँ मेरा एक रामबाण इलाज है, नाव की चाल धारा की चाल हमेशा, नाव की चाल धारा की चाल से हमेशा ज्यादा होगी, तभी वो नाव ऊपर उठ पाएगी। आप एस्केलेटर से आप उसको जोड़ सकते हैं। तो ये चीज यहाँ पर ट्रिक याद रखिएगा माइंड में बस, कि नाव की चाल ज्यादा होगी तभी ऊपर उठ पाएगी, नहीं तो उठ ही नहीं पाएगी। इसलिए यदि हमें नाव की चाल चाहिए तो हमें जोड़ना होगा, और धारा की चाल चाहिए तो हमें घटाना होगा, और 2 से तो हमेशा भाग देना है। तो कंफ्यूजन यही हो सकता है कि नाव की चाल और धारा की चाल में जोड़े या घटाएं। तो अब यहाँ कंफ्यूज होने की कोई बात ही नहीं रहा। जब यदि हमें नाव की चाल चाहिए, नाव की चाल ज्यादा चाहिए, तो ज्यादा चाहिए के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा, ज्यादा के लिए जोड़ना पड़ेगा, और कम चाहिए उसके लिए घटाना पड़ेगा। ये तो ज्यादा और कम वाला बात याद रखिएगा, तो आपका जोड़ और घटा अपने आप हो जाएगा। मुझे लगता है कि आपको ये समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब फिर भी यदि समझ नहीं पाए तो वीडियो को एक बार फिर से देखिए, आपको जरूर समझ में आ जाएगी। इसके बाद और इसमें ये 2 चीजें तो हो गई। इसके बाद एक और चीज आता है कि वो कन्वर्जन। 2 चीज होता है, एक तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। ये कैसे किया जाए, ये बहुत सारे बच्चों में मतलब ये डाउट रहता है, कंफ्यूजन रहता है, जानते हुए भी टाइम लगता है कि इसको कैसे किया जाए। अरे क्या होगा, 18/5 होगा, 5/18 होगा, क्या होगा। चलिए देखते हैं इसको, इसका भी निदान करते हैं। एक बार सुनिएगा, जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। देखिए
1 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे हमें मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। तो इसको लिखिए 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है बताइए तो। 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, इसको हम लिख दिए। बटे 1 घंटा में कितना सेकंड होता है, 1 घंटा में 60 मिनट होता है। तो 60 मिनट और 60 मिनट में 60 सेकंड यानी कि इतना सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड आ गया। अब परिवर्तन करना सीख रहे हैं। अब देखिए ये 0 और ये 0 ये 0 ये 0 कट गया, तो 10/36 आया। यदि इसको फिर से एक बार काट दें तो 5/18 मीटर प्रति सेकंड हुआ। तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5/18 मीटर प्रति सेकंड। तो आप यहाँ बोलेगा सर ये तो क्या है, ये तो हमको भी आता है, बट बात होता है कि कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन कैसे ना हो, बात यह है कि कैसे याद रखें, मतलब बिना सोचे हम इसको कैसे अप्लाई करें। आइए हम बताते हैं कि बिना सोचे आप कैसे अप्लाई करेंगे। देखिए आप एक चीज सोचिए, देखिए ये 5/18 और 18/5 में हमेशा कंफ्यूजन होता है। और यदि इसी को देखिए, यही 18 को इधर लाइए तो 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 1 मीटर प्रति सेकंड। तो बच्चा को हमेशा यही चीज कंफ्यूजन रहता है कि जब मीटर से किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते समय और मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करते समय कि 18/5 करें या 5/18 करें। तो इस चीज का समाधान हम आपको देते हैं। देखिए आप एक चीज आप हमेशा सोचिएगा, एक है किलोमीटर और एक है मीटर। किलोमीटर है और मीटर है, आप एक चीज सोचिएगा बस, ठीक है। जब भी परिवर्तन करना रहेगा आप इसमें से एक चीज बताइए, किलोमीटर ज्यादा बड़ा है या मीटर ज्यादा बड़ा है। 1 किलोमीटर ज्यादा बड़ा है या 1 मीटर ज्यादा है। आप हमेशा बोलिएगा भाई किलोमीटर ज्यादा है। तो आप देखिए ज्यादा यदि आपको चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटा में यदि चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए और मीटर प्रति सेकंड में चाहिए, तो देखिए किलोमीटर हमेशा मीटर से ज्यादा होगा। तो जब भी किलोमीटर प्रति घंटा में यदि चाहिए आपको, जो भी चाल है, मान लिया 50 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है, यदि आपको इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए तो सोचिए किलोमीटर में यदि चाहिए तो किलोमीटर क्या होता है, ज्यादा होता है। तो 50/18 इंटू 5 करेंगे, ये तो 18 इंटू 5 है, ये ज्यादा होगा। देखिए 18 इंटू 5 ज्यादा होगा या 5 इंटू 18 5/18 ज्यादा होगा बताइए। तो हमेशा 18/5 ज्यादा होगा 5/18 से। तो यदि आपको किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए, मीटर प्रति सेकंड से यदि किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए तो आप ज्यादा से गुना कीजिए, क्योंकि ज्यादा चाहिए तो ज्यादा से गुना करेंगे। और मीटर प्रति सेकंड मान लिया 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको हमें मीटर प्रति सेकंड में चाहिए, तो इसमें हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि किलोमीटर से मीटर में चाहिए, किलोमीटर से मीटर में चाहिए, यानी कि हमें बड़ा से कम में चाहिए, हमें चाहिए कम। तो कम करने के लिए जिससे कम होगा उससे गुना करेंगे, 18 इंटू 5/18। ये चीज आप यदि एक बार अपने माइंड में बैठा लें कि यदि मीटर से किलोमीटर में चाहिए, यानी कि हमें छोटा से बड़ा चाहिए, तो बड़ा हमको कब मिलेगा, जब हम बड़ा से गुना करेंगे। और देखिए 18/5 बड़ा और 5/18 छोटा। और मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर में चाहिए, अच्छा वो तो हो गया। और किलोमीटर प्रति सेकंड से, सॉरी किलोमीटर प्रति घंटा से यदि मीटर प्रति सेकंड में चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, किलोमीटर से मीटर, यानी हमें बड़ा से छोटा में चाहिए, हमें छोटा करना पड़ेगा। तो छोटा करने के लिए हमें छोटा संख्या से गुना करना पड़ेगा, तो 5/18। यदि आप ये चीज माइंड में आप यदि एक बार कर लिए तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। आप एग्जाम में हमेशा हमेशा सेकंड में, चुटकियों में आप अपना ये चीज 18/5 और 5/18, ये कंफ्यूजन आपको कभी नहीं रहने वाला है। बड़ा चाहिए बड़ा से गुना करेंगे, छोटा चाहिए छोटा से गुना करेंगे, बस बात खत्म। यहाँ और एक चीज है, जैसे 1 किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड वाली बात थी। जैसे 1 किलोमीटर प्रति घंटा
और मीटर जो प्रति सेकंड है, यदि इसमें यदि और एक चीज यदि आप चाहते हैं कि नहीं सर मुझे हमें और तेज होना है और क्विक करना है, चलिए ये तो बता दिए, ये तो आप हमें याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमें और भी तेजी करनी, तो इसमें एक चीज है 18 किलोमीटर, देखिए सॉरी देखिए 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5/18 मीटर प्रति सेकंड होता है। अब 18 को आप इधर लाइए, 18 किलोमीटर प्रति घंटा इक्वल टू 5 मीटर प्रति सेकंड। ये चीज आप हमेशा याद रखिए, ये चीज आप याद रख लीजिए कि देखिए इसमें भी आप हमेशा, इसमें भी आप कभी कंफ्यूज नहीं है। देखिए बड़ा बड़ा के साथ छोटा छोटा के साथ, यानी कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर होगा 5 मीटर प्रति सेकंड। देखिए अब इसमें भी कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत ही नहीं है। बड़ा नंबर बड़ा के साथ, छोटा नंबर छोटा के साथ, यदि ऐसे इसको बोलते हैं माइंड मैप। यदि इस माइंड मैपिंग के साथ यदि आप पढ़ाई कीजिएगा तो आपको कभी भूलना नहीं पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा बार बार। देखिए अब इसी प्रकार यदि कोई हमें दिया मान लीजिए 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आप इसको सीधे गुना कीजिएगा, 18 चौके 72, तो 18 चौके 72 हो रहा है, तो इधर इसको 4 से गुना कर दीजिए, 5 चौके 20 मीटर प्रति सेकंड। इससे क्या होगा कि आपको 5/18 18/5 लिखने की कोई जरूरत ही नहीं होगा। यदि आप ये यदि लिख लिए, हमेशा किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड का जो रेशियो होगा वो 18:5 में होगा। और इसको आप कभी भूल नहीं सकते हैं कि 5 इधर होगा कि 18 उधर होगा। वो तो आप रामबाण तरीका, आप हमेशा मेरे पास रामबाण तरीका पाइएगा, बड़ा बड़ा के साथ और छोटा छोटा के साथ। ये रेशियो हमेशा याद रखिए। यदि आप इससे यदि आप मीटर प्रति सेकंड चेंज कीजिएगा तो आप सबसे स्पीड आप सोल्व कीजिएगा। यही आपको दिया जाए मान लो 108 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आप कितना 18 6 108 5 6 30 मीटर प्रति सेकंड। सोचिए कितना जल्दी, मान लिया 54 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, 18 दिया 54, 5 दिया 15 मीटर प्रति सेकंड। यही दिया हुआ है 60 मीटर प्रति सेकंड, तो 5 12 60, तो 12 18 कितना होता है, 12 देंगे 120, 12 96, 216 किलोमीटर प्रति घंटा। सोचिए कितना क्विक हो रहा है। तो ये चीज आपको कन्वर्जन में बहुत हेल्प करेगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये सब आपको पसंद आया होगा और आपको आने वाले दिनों में बहुत मदद करने वाला है। तो आइए कुछ उदाहरण के द्वारा इस चैप्टर से आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों कुछ प्रश्नों को देखते हैं। आइए इस चैप्टर को कुछ क्वेश्चन से, उदाहरण से हम देखने की कोशिश करते हैं। देखिए प्रश्न 1 है कि एक तैराक है, दिया गया है एक तैराक की धारा की चाल, एक तैराक की जो धारा की दिशा में चाल दिया है। एक तैराक है, इसकी धारा की दिशा में चाल है, धारा की दिशा में चाल दिया हुआ है, कितना है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और दिया हुआ है धारा के विपरीत चाल, धारा की विपरीत दिशा में चाल, ये दिया हुआ है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको यहां से निकालना है
शांत जल में धारा की चाल और शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल। तो यदि आपको यहाँ शांत जल में धारा की चाल चाहिए, सॉरी शांत जल में नाव की चाल, तो देखिए नाव की चाल हमेशा धारा की चाल से ज्यादा होगी। तो यदि हमें चाहिए नाव की चाल तो क्या करेंगे, 10 जोड़ 6/2। देखिए यदि ये मतलब धारा की दिशा में चाल और धारा के विपरीत दिशा में चाल दे रहेगा तो इसे ऐसा करना है, क्योंकि ये क्या होता है x + y होता है और ये क्या होता है x - y होता है, और x क्या है शांत जल में नाव की चाल x। तो इसको क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, x + y जोड़ x - y/2 करेंगे तो ये कट जाएगा, x/x आ जाएगा। तो कितना होगा 16/2 यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहां से आप धारा की चाल ऐसे भी निकाल सकते हैं कि जब आप ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया तो धारा की चाल यहाँ से 2 किलोमीटर प्रति घंटा निकल जाएगा वहां से, क्योंकि x + y बराबर कितना है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की चाल कितना होगी, जब x कितना हो गया आपका 8 आ गया प्लस y बराबर 10, तो y बराबर क्या होगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो और यदि इसे सीधा करना चाहिएगा तो डायरेक्ट भी मिल जाएगा कि धारा की चाल हमेशा कम होगी, तो कम करने के लिए क्या करेंगे 10 - 6/2 यानी कि 4/2 बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ और एक प्रश्न है कि एक व्यक्ति को जो है ना, एक व्यक्ति को धारा की दिशा में छत्तीस किलोमीटर जाने और धारा के विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर जाना है। प्रत्येक दशा में प्रत्येक दशा में 6 घंटे लगते हैं। तो आपको यह धारा का वेग प्राप्त करना है, धारा का वेग और साथ ही साथ नाव का भी वेग ये स्थिर चाल में। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को। देखिए एक व्यक्ति धारा की दिशा में 36 किलोमीटर जाने और धारा की विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर जाने में प्रत्येक दशा में 6 घंटा लगता है। तो अब यहाँ से हमें देखना है कि दिया क्या गया है। सबसे पहले वो चीज निकालना है, सबसे पहले ध्यान देना है कि क्या दिया गया है। जो भी दिया गया है उसी से हमें सॉल्व करना है, अपने तरफ से तो कुछ लेना नहीं है। तो ये धारा की दिशा में कितना जा रहा है, धारा की दिशा में तय की गई दूरी
बराबर 36 किलोमीटर। धारा की विपरीत दिशा में तय की गई दूरी ये 24 किलोमीटर। और यहाँ समय दिया गया दोनों में, समय लग रहा है 6 घंटा। अब हमें यहाँ चाल निकालना है। अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं बताइए। दूरी से तो हम धारा की चाल प्राप्त नहीं कर सकते हैं और नाव की चाल प्राप्त नहीं कर सकते, बट यहाँ से हम एक चीज प्राप्त कर सकते हैं, वह है धारा की दिशा में नाव की चाल और धारा की दिशा विपरीत दिशा में नाव की चाल। अब चाल क्या होता है? सबसे पहले तो आप ये चीज बचपन से देख रहे होंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो चाल बराबर जब दूरी बटा समय होता है तो यहाँ रख देंगे, तो यहाँ धारा की दिशा में चाल क्या हो जाएगी? धारा की दिशा में नाव की चाल बराबर क्या हो जाएगी? दूरी कितना है 36, समय कितना है 6, बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल बराबर 24/6 बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और हमें क्या पता है? धारा की दिशा में चाल यानी कि ये x + y और ये है x - y विपरीत दिशा में। अब यदि हमें यहाँ क्या चाहिए? धारा का वेग। तो धारा का वेग हमेशा कम होता है, धारा की चाल, तो ये कम हमेशा होगा। तो कम करने के लिए हम क्या होगा? कम करना पड़ेगा। कम तभी होगा जब हम घटाएंगे। तो 2/2 बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा। और यदि यहाँ चाहिए हमें धारा की चाल आ चुकी है, तो हम यहाँ से जोड़ घटाव करके भी हम नाव की चाल प्राप्त कर सकते हैं। और यदि शॉर्टकट में चाहिए, फॉर्मूला के द्वारा चाहिए स्थिर जल में, यहाँ नाव की चाल तो यही समझिएगा, जब हम केवल नाव की चाल बोलते हैं तो स्थिर जल की बात होती है। बराबर क्या होगा? 6 + 4/2, क्योंकि हमें ज्यादा चाहिए, नाव की चाल ज्यादा होती है। 10/2 बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आई?